बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, बड़े अहम केस की आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में समाअत हुई है। जाली अकाउंट्स केस, जिस हवाले से GIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया। न सिर्फ एतराज़ किया, इस रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद किया और इसको झूठ पर मबनी रिपोर्ट करार दिया। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मौजूदा हुकूमत पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आज इस केस के अंदर हुआ ये कि चीफ जस्टिस साहब ने ये मामला NAB को रेफ़र कर दिया है, NAB को भेज दिया है और ये कहा गया है कि इसकी असर नौ तहकीकात की जाएं। टाइमलाइन दी गई है, 2 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला किया जाए। और सिर्फ यही नहीं, ECL पे जिन लोगों के नाम डाले गए थे उनमें से चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी, फारूक एच नायक और उनके ख़ानदान के जो नाम थे ECL में, उनको भी निकालने का हुक्म दे दिया। और इससे बढ़ के ये कि GIT रिपोर्ट के अंदर जहाँ जहाँ जिस जिस जगह बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम था, चीफ जस्टिस साहब का ये हुक्म था कि उसको डिलीट किया जाए, उसको वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि बिलावल एक मासूम बच्चा है। तो ये आज की कहानी है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ जाली अकाउंट्स केस के हवाले से। ये सामने आने के बाद एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे ये कह रही है कि जो हमारा मौक़िफ़ था उसकी तायद हो गई है, हम तो यही कह रहे थे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ है इस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन जो हुकूमती वज़रा जब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो वहाँ पर ये कहा कि जी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद ये मामला इतना सादा है नहीं जैसे पीपल्स पार्टी खुश हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि जी चीफ मिनिस्टर सिंध का जो मुतालबा उनके इस्तीफ़े का किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो मुतालबा, वो डिमांड अभी भी अपनी जगह पर कायम है। और जिस तरीके से आज अदालत के अंदर भी ये बात हुई, चीफ जस्टिस साहब ने पहले भी एक समाअत के दौरान ये मार्क्स दिए थे कि जी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम ECL पे डाल दिया गया है, तो इस हवाले से सोचना चाहिए। फिर काबीना को इस पर नज़रसानी करने के लिए भी कहा गया था, हुकूमत से कहा था कि जिसको रिव्यू किया जाए। और अब बिलाखिर ये 2-4 नाम जो हैं वो तो अदालत ने खुद ही हुक्म दे दिया कि ECL से इनको निकाला जाए। दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब, उन्होंने भी फवाद चौधरी साहब के साथ मौजूद थे, उन्होंने भी इस पर अपना मौक़िफ़ दिया। और उन्होंने क्या कहा था इस GIT रिपोर्ट के हवाले से, क्योंकि उनका मानना है कि यकीनी तौर पे GIT रिपोर्ट को मुस्तरद करने की जो प्रेयर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अदालत के अंदर, वो वैसा नहीं हुआ है। उनकी जो प्रेयर थी वो मुस्तरद नहीं हुई है। GIT रिपोर्ट अपनी जगह पर मौजूद है। आज हुकूमती वज़रा ने उसकी वजाहत भी की है। शहजाद अकबर साहब क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। देखिए, आज तो सबसे पहला कमेंट ये है कि आज फैसले का वही मंजर है जो पनामा का जब फैसला आया था और GIT बनी थी, तो वैसा ही एक मंजर था। मिठाइयाँ भी बन रही थी कि बल्ले बल्ले हो गई है। GIT की अगर आप रिपोर्ट का सबसे आखिरी पैरा देखें, उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि इस मामले को NAB के पास तफ्तीश के लिए भेजा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वही फैसला आया है जो इसमें रिकमेंडेशन थी GIT की। क्रिमिनलिटी है उसके ऊपर से ये नहीं है कि अब आपको इसके जवाबदेही नहीं होगी। ये जरूर उन्होंने कहा है कि यानी कि GIT की रिपोर्ट के अंदर से नाम निकाल दीजिए, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है? रिपोर्ट के अंदर से तो नाम निकाल दिया, लेकिन जो रोल आपको अलर्ज किया गया है उस रोल के लिए आपकी जवाबदेही जरूरी है। जी, शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ ने जब GIT बनी थी तो मिठाइयाँ तकसीम की थी, ये भी उसी तरह का फ़ैसला है कि पीपल्स पार्टी जो आज खुश हो रही है वो कहते हैं कि जी ज़्यादा खुश ना हो। इन्वेस्टिगेशन के लिए ये भेजा गया है NAB को और टाइमलाइन के साथ भेजा गया है 2 महीने। और NAB जिसको चाहे वो मुराद अली शाह साहब हों, बिलावल साहब हों, जिसको चाहे वो तफ्तीश के लिए बुला सकते हैं। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर से बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब मौजूद हैं, रिनाउंड लॉ एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। राना अफजल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ से आपका ताल्लुक है, आपकी तशरीफ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। मियाँ महमूदुर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब के, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और कमर जमान कायरा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे।
बैरिस्टर साहब, इफ आई मे स्टार्ट विद यू, ये थोड़ा सा कानूनी एतबार से जरा बताते हुए हमें चलें कि आज पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि जेआईटी जो रिपोर्ट सामने आई थी या जेआईटी जो बनाई गई थी उसकी साख आज खत्म हो गई। कानूनी एतबार से आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? उस रिपोर्ट की, उस जेआईटी की साख खत्म हो गई, क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा ने आज ये आके एक्सप्लेन किया कि इनकी इस्तदा तो ये थी कि जेआईटी को मुस्तरद कर दिया जाए, तो वो तो अदालत ने नहीं किया, मजीद तफ्तीश के लिए नैब को रेफर कर दिया। देखिए जी, हमारे लिए टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली मामला हुआ क्या है, हमने भी जो अदालती आज टीवी पर टिकट्स चले हैं या अदालत में बातचीत हुई है उसकी बेसिस पर अपना सारा ओपिनियन फॉर्म किया। अभी फॉर्मली ऑर्डर शीट तो नहीं आई आज की केस की, लेकिन जो बात समझ में आई है वो ये है कि किसी तरह जेआईटी को ऐसा सच मुस्तरद नहीं किया गया। समबट जो शहजाद अकबर साहब की बात है वो ये कहा गया है कि बिलावल जरदारी साहब की हद तक ये कहा गया कि आपने किसी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालने का कोई क्राइटेरिया बनाया है कि नहीं बनाया। सिंपली 8 से 10 मिनिस्टर्स बैठकर अगर किसी आदमी को ईसीएल पर डाल देते हैं तो क्या इज दिस द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट? बिकॉज एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का मकसद ये है कि अगर किसी आदमी की कोई एप्रीहेंशन है कि वो मुल्क से भागे, और उसके लिए आपको सब्सटैंशियल रीजंस देने पड़ते हैं, क्योंकि इंसान का जो बुनियादी हक है टू ट्रैवल, या आर्टिकल आपका 9 है राइट टू लाइफ, आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी मूवमेंट नहीं कर सकता। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई सब्सटैंशियल मटीरियल है तो फिर आप उनको डालें। इस हद तक प्राइमरीली बात हुई थी, लेकिन उस चीज को स्ट्रेच इस हद तक कर दिया गया कि एज इफ जेआईटी की सारी जो तफ्तीश है या जेआईटी की जो सारी फाइंडिंग्स हैं अभी तक सो फार, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसी बात नहीं है। जो एटलीस्ट मेरी अक्ल दानिश के मुताबिक बात मुझे समझ में आती है वो ये है कि एक तो टाइमलाइन दी गई है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को भिजवाया गया जिनका ये एक्चुअल सब्जेक्ट बनता है। टेक्निकली तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये काम नहीं करना चाहिए, बट जब ऑब्वियसली ट्रायल तो होना ही था ना, सुप्रीम कोर्ट ने ही किसी ना किसी इदारे को भेजना ही था कि आप प्रोसिक्यूट करें। नहीं, मेरा ज़ाती तौर पे इस पे थोड़ा सा इख्तलाफ यहाँ पर यह है कि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये काम इसलिए करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के इदारे एक्टिव नहीं हैं इन बड़े केसेस पर, जिससे पहले पनामा केस आपके सामने था और बेशतर केसेस और हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेकर इनको रिफर करना पड़ा। एक्चुअली ये काम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का ही है, एंड आई थिंक अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को 2 महीने का टाइम मिल गया है, उसमें इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को भी कंसिडर करेंगे। जिस तरह अगर आपको याद हो तो पनामा में भी कहा गया था कि इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को आप कंसिडर करें, एंड इफ यू फील कि इसके कुछ ग्राउंड्स रिजेक्ट करने बनते हैं तो सब्सटैंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स जो होंगे उसके तहत आप रिजेक्ट करें। ये गॉस्पेल ट्रूथ तो नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि सुप्रीम कोर्ट के एक सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स के अंदर एक कमेटी ने एक इन्वेस्टिगेशन की है तो इसकी एक डेफिनेटली प्रोबेटिव वैल्यू तो है। सो आई पर्सनली फील कि नैब की 2 महीने की तफ्तीश के बाद एक्चुअली मामला रूनुमा होंगे, लेकिन तब तक किसी आदमी को गुनहगार कहना या किसी आदमी को यह कहना कि वो चोर है, वो डाकू है, ये मुनासिब बात बिल्कुल नहीं है। और इससे मैं समझता हूं कि मैं एग्री करता हूं समवट मुनासिब नहीं है। और ये ऑपोजिशन की भी डिमांड यही आती रही है हर तरफ से कि जी इस किस्म के अलकाबात से ना नवाजा जाए, जो कि जायज डिमांड भी है, क्योंकि यकीनी तौर पे अदालतें हैं, कानून है, उन्होंने फैसला करना है। मैं राना अफजल साहब आपकी तरफ आती हूँ। सर, ये जिस तरीके से आज हुकूमती वज़रा ने आकर बताया, आपने अभी अहमद पनसोटा साहब की बात भी सुन ली है, वो भी इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये जो जेआईटी रिपोर्ट थी उसको मुस्तरद नहीं किया गया। आज जब शहजाद अकबर साहब आए और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी जेआईटी की फॉर्मेशन पे बड़ी मिठाइयाँ बांटी थी, बड़ी खुश हुई हैं, खुशी जो है वो दिखाई थी। आज पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि देखें हमारा जो मौक़िफ़ था वो सही साबित हो गया। कैसे आपको लग रहा है कि कोई सिमिलैरिटी आपको नज़र आ रही है दोनों मामलात के अंदर? देखें, एक तो सिमिलैरिटी नहीं, पीटीआई का एक रोल है प्रोपेगेंडा करने का। जो मिठाइयाँ बांटी थी वो इसलिए नहीं बांटी थी कि जेआईटी बनी है, मिठाइयाँ इसलिए बांटी थी कि पीटीआई का उस वक्त एक स्टैंस था कि आज मियां नवाज शरीफ फारग हो जाएंगे, उनको डिस्क्वालीफाई शॉर्टकट लगेगा, झटका होगा। वो झटका नहीं हुआ तो हमारे लोग खुश हो गए कि उन्होंने मिठाइयाँ बांटी। जेआईटी बनने के ऊपर मिठाइयाँ नहीं बांटी गई थी। ये इनका जिस तरह से ये झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, तो इसलिए वो तो बात गलत है। लेकिन मुझे आज का जो मैंने जितना आपके इंट्रो से सुना और ये पता चला, एक तो जो कैबिनेट ने फैसला किया था कि इनका ईसीएल में नाम, तो ये कैबिनेट के मुंह पे एक तमाचा है कि दे एक्टेड इन क्रिमिनल हेस्ट।
उन्होंने ये बिल्कुल उनका ये मैंडेट नहीं था कि वो इसको डाल देते। दूसरा जेआईटी जो है, मैं समझता हूं कि उसके ऊपर भी जब चीफ जस्टिस ने कह दिया कि 2 बंदे इनोसेंट हैं और उनके नाम जेआईटी में कैसे डाल दिए गए, तो इसका मतलब है जेआईटी की भी वो जो फाइंडिंग है उसके अंदर उनकी सुबकी जरूर हुई है, उनकी कमी महसूस की गई है। हमारे वक्त में जब ये केस चल रहा था अभी जेआईटी बनी नहीं थी, हमें तो डॉन और पता नहीं क्या माफिया और इस किस्म की कोई अलकाब दिए गए थे। वो हमारे साथ तो बड़ा हार्श ट्रीटमेंट था। डॉन जब आप कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को पुराने अफजल साहब डॉन लीक्स याद आ जाते हैं, लेकिन वो अलकाबात आप सही कह रहे हैं कि नवाजा गया। लेकिन आप ये कैसे देखते हैं जो बिलावल साहब को उन्होंने कहा कि मासूम बच्चा है और जहां जहां जेआईटी रिपोर्ट के अंदर भी नाम है वो डिलीट कर दिया जाए, और यही बिलावल का मौकफ भी हमारे सामने आया, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, कल भी वो यही बात कर रहे थे। यही पोजीशन जेआईटी को लेनी चाहिए थी ना। इसका मतलब जेआईटी ने गलत पोजीशन ली और बिलावल को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जैसे विंडिक्टिव होते हैं, जैसे उस पार्टी को खत्म करने की कोशिश करनी है, उसकी लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की, और इसके ऊपर बड़ी चहमगोइयां हुई पीटीआई के सर्कल्स के अंदर, और इन्होंने बड़े खुश थे कि जी एक जमात को हम और खत्म कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि ये आज जो हमारा प्रोसेस है कहते हैं कि उसके ऊपर 4 लोगों के नाम निकालने का भी हुक्म आज है। ये कैबिनेट की तरफ से जो हेस्ट का मुजाहरा किया गया, कैबिनेट के मुंह पे आप कहते हैं तमाचा है। मैं मियां साहब की तरफ तो जाएंगे क्योंकि हुकूमत का वर्जन आजकल हम आखिर में लेते हैं। आपको पता है हुकूमत जो है वो हर तरफ से सवालों की जद में है, तो तमाम जवाबात के लिए मियां साहब आपके पास आएंगे बाद में। कायरा साहब का पहले मैं मौकफ जान लूँ। कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि आज वो कहते हैं ना अदालती जबान में बादी उन नज़र में, तो ये लगा कि पीपल्स पार्टी को जैसे आज रिलीफ मिला है, बिलावल का नाम उन्होंने कहा कि जी जहाँ जहाँ जेआईटी में है वो डिलीट कर दिया जाए, ईसीएल से नाम निकाल दिया जाए, मुराद अली शाह का नाम निकाल दें, फारूक एच नाइक का नाम निकाल दें, उनके पूरे ख़ानदान का नाम निकाल दिया जाए। लेकिन ये जो हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि ज़्यादा खुश ना हो, ये आप लोगों की जो इस्तदा थी कि जेआईटी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया जाए, वो पूरी नहीं हुई। जेआईटी रिपोर्ट को मुस्तरद नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहेंगे सर? देखिए, जेआईटी रिपोर्ट को मुस्तरद करना और जेआईटी रिपोर्ट का मुतनाज़ा हो जाना या गैर मोतबर हो जाना, ये दोनों हम मानी हम पल्ला बातें होती। कोई इसके ऊपर हतमी बहस तो हुई नहीं। जेआईटी रिपोर्ट के ऊपर भी कोई हतमी फाइनलिटी की बहस तो हुई नहीं। एक रिपोर्ट जो अदालत के अपने हुक्म पे बनाई एक जेआईटी थी, उसकी रिपोर्ट को टोटल तो अदालत में उठा के नहीं फेंक देगी, लेकिन अदालत ने जो उस पर ऑब्जर्वेशन दी पहले दिन, अब इस केस को, अब जिसकी 3 तारीखें हुई है, एक तारीख लाहौर में हुई, एक इस्लामाबाद में हुई और एक तारीख आज फिर दोबारा इस्लामाबाद में, 3 तारीखें हुई हैं जब से जेआईटी बनी है। सो लाहौर वाली तारीख को देखें तो उस दिन जो रिपोर्टिंग हुई, जिस तरह गुफ्तगू हुई, हमने उस दिन भी कहा कि यार ये वन साइड की स्टोरी है, इसके ऊपर हमारा वर्शन या हमारे वकला का वर्शन बिल्कुल नहीं आया, हमारी बात पहले सुन लीजिए। नहीं सुना हुकूमत वालों ने। इन्होंने जनाब पानी से डोंगरे बरसाने शुरू कर दिए। एक तो उन्होंने एचएल पे नाम डाल दिए, दूसरा इन्होंने तमाशा ये किया कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा का मुतालबा और फिर पता नहीं क्या क्या तूफान बपा कर दिया। हम बार बार कहते रहे कि यार ये आप ज्यादती कर रहे हैं, और कुछ मीडिया के सेक्शन से भी उसको इसी तरह डिबेट कर दिया। फिर जब इस्लामाबाद में पिछली तारीख थी, उस तारीख पे भी अदालत ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट कोई कुरानी सहीफा नहीं है कि ये सारी दुरुस्त है, और यही हमारा मौक़िफ़ था। इसी तरह हम ये तो नहीं कह रहे थे कि ये सारे लफ्ज़ ही गलत लिखे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है, इस रिपोर्ट के ऊपर हमारा एक मौक़िफ़ है जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। आज जो रिपोर्ट जो तीसरी पेशी हुई, तीसरी पेशी में अदालत ने बिलावल साहब का नाम जहां जहां मेंशन हुआ निकाल दिया जी। इसका मतलब है अदालत इस बात से कन्विंस हुई कि बिलावल साहब का नाम आना बददियानती थी, वरना वो कहते कि उनको कंसिडर ना करें। नाम डिलीट करने से मुराद क्या होता है? हाँ, निकाल दें। उनको तो मासूम बच्चा करार दे दिया ना, कि उनका ये भी कहा कि उनके वालिद या फुप्पो ने तो कुछ चले किया हो सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो निकाल दें। उनको तो मासूम ही करार दे दिया। जहां तक ताल्लुक मुराद अली शाह साहब का है, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ना किसी ने बुलाया, ना समन हुआ, ना जेआईटी ने, ना एफआईए ने, ना किसी और ने। जरदारी साहब और फरियाल बीबी का जहां तक ताल्लुक है, उनको तो जिस फोरम ने तलब किया, जिस अदालत ने तलब किया, वो पेश हो रहे हैं। ठीक है। उनको एफआईए ने बुलाया, जेआईटी ने बुलाया,
बैंकिंग कोर्ट ने बुलाया, वो हर जगह जाके सही, आज भी जहां से उनको जमानत 23 जनवरी तक की मिल गई। हाँ, यस। तो हम कोई इससे फरार हासिल नहीं कर रहे और ना हम कोई बड़े खुशियां और शादियाने बजा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत की बदकिस्मती है कि इन्होंने इंतहाई गलत मौके पे गलत प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो एहतसाब का अमल है वो बिल्कुल होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन जिस तरह इन्होंने विचंटिंग की है इससे तो मुल्क के तलखी बड़ी बदनीयती पे मबनी जो आपने करार दिया। मियां साहब, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई। काबीना ने कहते हैं जल्दबाजी में फैसला लिया, ईसीएल पे नाम डाल दिए, आज सुबकी हुई, उस दिन भी पहली समात के अंदर भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी जाएं, शहरयार आफरीदी साहब मौजूद थे, मिनिस्टर साहब अपनी हुकूमत को कहें कि ये मामला रिव्यू करें। सो आज भी बिलावल साहब के हवाले से जो रिमार्क्स आए, चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध के, उनके हवाले से जो रिमार्क्स आए, उस पर क्या कहेंगे? ये वाकई पीपल्स पार्टी हक बजानिब है ये कहने में कि अदालत की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इन रिमार्क्स का आ जाना ये जाहिर करता है कि हम जो कह रहे थे कि हुकूमत बदनीयत है वो साबित हो गया? देखिए, हुकूमत बदनीयत है का मसला बीच में किधर से आता है? जेआईटी अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है और जेआईटी की रिपोर्ट के नतीजे में इतने खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं, उसके नतीजे में पूरे मुल्क के अंदर इसके ऊपर शोर मचना ये एक कुदरती बात है, एक नेचुरल बात है। और मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, या बिलावल भुट्टो जरदारी का उन्होंने कहा जी नाम निकाल दें, फरूक एच नाम का बाद नज़र में उन्होंने कहा जी ये मासूम लगता है, लेकिन जब इसका ट्रायल कोर्ट में इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसकी पूरी तरह से छान फटक होगी और खुरा अगर बिलावल के घर तक भी जाएगा तो बिलावल पकड़ा जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया निकाल दो तो बस जी वो बेगुनाह हो गया है, खा उसके घर तक सारी चीज़ें जो है ना वो पहुंच चुकी हों। ये ट्रायल का मामला है, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ये नैब थारो इसकी तफ्तीश करेगी, तहकीकात करेगी, और उसके बाद अगर बिलावल तक खुरा पहुँचेगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो कहते हैं ना ये हुकूमत की बदकिस्मती, मैं कहता हूं ये कौम की खुशकिस्मती है कि इमरान खान जैसा ऑनेस्ट और जुर्रतमंद लीडर मिला। और बार बार ये दोनों बड़ी पार्टियां कह रही हैं जो इंतकाम का निशाना बना रहे हैं जी, हुकूमत ने ये कर दिया जी। अल्लाह के बंदो, ना हुकूमत ने ये केसेस बनाए, ना हुकूमत ने ये जेआईटी बनाई। हाँ, हुकूमत ने इन लोगों का नाम ईसीएल में इसलिए डाला कि जो लोग पहले फरार हो चुके हैं, ईसीएल में इस तरह के इतने बड़े बड़े इंकशाफात होने के बाद हम उसका नाम, तो आप प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि ये भी फरार हो सकते हैं, इसलिए सर ये मुराद अली शाह साहब के हवाले से भी जरा बता दें, जो आज भी फवाद चौधरी ने कहा, उस टाइम पे भी खुर्रम शेर जमान और आपके दीगर अफराद ने कहा कि जी अब तो रिजाइन कर देना चाहिए, इल्जामात आ गए हैं। आज भी फवाद चौधरी कहते हैं कि हम कायम हैं इस मुतालबे पर कि मुराद अली शाह शुड रिजाइन। देखिए, मुराद अली शाह साहब में इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी। जिस तरह के घिनौने इल्ज़ामात लगे हैं, ख़ुद करप्शन में मुलव्वस होने का, करप्ट टोले को प्रोटेक्ट करने का, उसके बाद उनका कोई जो है ना इखलाकी जवाज़ नहीं रहता कि वह एज चीफ मिनिस्टर वहीं काम करते रहें और वहीं तफ्तीश भी हो और वहीं सारी चीज़ें हों। हमारा ये एक असूली मुतालबा है और वो मुतालबा हम करते रहेंगे कि मुराद अली शाह की जगह किसी और शख्स को पीपल्स पार्टी जो है वो चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो चुन ले। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बातें अभी कबल अज़ वक्त है ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी मिल गई है। अभी ये तहकीकात होंगी और जिस तरह पहले ये बात हो रही थी कि तहकीकात हैं और मिठाइयाँ बांटी थी, ये कह रहे हैं कि मिठाइयाँ जेआईटी के बन्ने पे नहीं बांटी थी, वो तो मुस्तरद नहीं की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने। जी जेआईटी की पूरी जेआईटी की जो रिक्वेस्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे इंडोर्स किया, उसको मान लिया और उसके मुतालबे के ऊपर नैब के हवाले कर दिया। ठीक है, कायरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि जेआईटी रिपोर्ट के इख्तिताम पे यही था कि नैब के 16 रेफरेंसेस बनते हैं, नैब को रेफर किया जाए, तो उनकी बात मान ली गई। जेआईटी रिपोर्ट में जो लिखा है नैब को भेज दिया गया। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यकीनन इन्वेस्टिगेशन का कहा गया है, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और मुराद अली शाह साहब पे एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, तो इटसेल्फ उस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी के ऊपर सवाल अदालत के अपने हुक्म के मुताबिक ही आ गया
एक ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर कुछ चीजें, अभी तक तो कुछ का ही जिक्र हो रहा है ना, कुछ चीजें यानी बिलावल साहब के बारे में या चीफ मिनिस्टर के बारे में या इस तरह और फारूक नाइक साहब के बारे में, उसमें कुछ चीजें गलत है। अब जब बाकी खंगाली जाएगी तो पता चलेगा और क्या गलत है। लेकिन गुजारिश है और क्या सही है, अगर ये भी हो सकता है, और क्या सही है ये भी, यस ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर किसी का सही और खराब आएगा, लेकिन सवाल ये है कि मेरली नाम आने की बुनियाद पे तो फिर इमरान खान साहब का नाम है हेलीकॉप्टर केस में, वहां पे कोई 11 केस है, बिलियन ट्री का केस चल रहा है, इनके वजीर दिफा के ऊपर केस है, इनके सूबाई वज़रा के ऊपर अलीम खान साहब के ऊपर केस है, उनके ऊपर इंक्वायरियां हो रही है, खुद मियां साहब के अपने बेटे का नाम आया, इनके ऊपर बड़ा केस बना, जो जिसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, वो नैब का तो नहीं है, लेकिन क्रिमिनल नेचर का केस है, बड़े अजीबोगरीब दास्तान है। चाहता हूं ठीक है जी, बिल्कुल जी। जो अखबारात में आया जी, अगर आप मियां महमूद रशीद साहब ही हैं तो आपके बेटे में आया जी जी, मियां महमूद रशीद साहब भी बैठे हुए हैं, वही जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तस्दीक करना चाहता हूं, नहीं आया ना, वो खारिज हो चुकी है। जिन लोगों ने एफआईआर कटाई उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। मैंने सिर्फ सुना, मैंने जो पढ़ा उसका जिक्र किया। अल्लाह करे ऐसे ही हो जो सब ये सब फरमा रहे हैं। किसी करप्शन में नहीं था, वो लड़ाई मार कुटाई में अगर उसे बेगुनाह उसके ऊपर एफआईआर कटी और वो एफआईआर खारिज हो चुकी है। मियां साहब मैंने उसकी वजाहत कर दी कि वो एक क्रिमिनल केस था, उसमें करप्शन का नहीं था, मैंने खुद कहा। लेकिन अगर वो खारिज हो चुका है तो बहुत अच्छा है, उसके बारे में बहस चल रही थी, मैंने इसके बात की। सो गुजारिश ये है कि आपके बहुत सारे लोग नैब के अंदर, आपका स्पीकर नैब के अंदर, आपके बाकी लोगों के नाम नैब के अंदर है। अगर आप मुराद अली शाह से इस्तीफा मांगते हैं तो उसी हाई मॉरल ग्राउंड पे फिर अपने लोगों से भी इस्तीफा मांगे। राइट, आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बट बैरिस्टर साहब ब्रेक से वापस आई कम टू यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम, एक बार फिर से खुशामदीद। अभी हम बात कर रहे हैं जाली अकाउंट्स केस के हवाले से। जिस किस्म के बयानात हैं, अपोजिशन जिस किस्म के इल्ज़ामात हुकूमत पर लगा रही है, हुकूमत जिस किस्म के इल्ज़ामात अपोजिशन पर लगा रही है, इनफैक्ट हुकूमत जो है वो बड़ी कन्विंस्ड नज़र आती है इस चीज़ में कि जी बहुत सारे लोग अपोजिशन के मज़ीद भी आने वाले दिनों में जेल में जाएंगे। जवाबन उनको सुनना पड़ता है कि जी आप विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे जो हम जेआईटी के हवाले से बात कर रहे थे, प्लीज। देखिए, हमारी जो सारी की सारी डिस्कशन ना वो इस प्रेमिस पर हो रही है कि शायद चीफ जस्टिस साहब ने आज ये कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम जो है वो जेआईटी रिपोर्ट से निकाल दें। इनफैक्ट जिस तरह कॉन्वर्सेशन या जिस तरह कोर्ट डायलॉग हो रहा था, वहाँ बात ऐसे आई थी कि ईसीएल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम क्यों डाला गया, वो तो एक मासूम बच्चे हैं, आपने किस तरह उनका नाम ईसीएल में डाल दिया। और साथ ही जस्टिस फैसल अरब साहब ने कहा कि क्या इस सारे मामले में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कोई अपना एक्शन मौजूद है, इज ही हिमसेल्फ पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। जिस तरह ये बात आप ईसीएल की बात कर रहे हैं, बट जो रिपोर्ट हुआ है बैरिस्टर साहब, उसमें था कि ये भी कहा गया कि जेआईटी रिपोर्ट के अंदर जहां जहां बिलावल साहब का नाम है उसको डिलीट कर दिया जाए। दिस वाज रिपोर्टेड। मेरा जाती ख्याल इस पे ये है कि मैं गलत हो सकता हूं, चूंकि अभी तक ऑर्डर नहीं आया, कि बात सिर्फ ईसीएल के पर्सपेक्टिव में हुई है। और ये जरूर कहा गया है कि जब उनका अपना एक्शन कोई नहीं है तो उस बेसिस पर एक आदमी जिसका अपना कोई इसमें मामला नहीं है उसको आपने ईसीएल पर डाल दिया। अगर एक्शन है भी तो उनके लेट से वालिद साहब के हैं या लेफ्ट राइट हैं, बट उनका खुद एक्शन नहीं है जिसकी बेसिस पर ईसीएल पे डिबेट जनरेट हुई थी। और दूसरी बात, जहां तक रेजिग्नेशन की बात आ रही होती है, एक जेआईटी रिपोर्ट को एक मेयर इन्वॉल्वमेंट इन अ केस से आपको सेपरेट करना पड़ेगा। लेट से जिस तरह अगर कोई नैब केस किसी के ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट हुई है तो वो एक डिफरेंट बात है। एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब आती है किसी भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के तहत हो, किसी कानून के तहत हो, उसकी प्रोबेटिव वैल्यू ज्यादा होती है, उसमें बादियों नजर ये चीज प्रूव होती है कि किसी आदमी के ऊपर कोई इल्जामात हैं। सो रेजिग्नेशन का जो डिफरेंस है वो मैं समझता हूं वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। अगर किसी आदमी के ऊपर जेआईटी रिपोर्ट आ जाए तो उसके ऊपर ये किसी हद तक बाइंडिंग है कि वह अपने आप को उस ओहदे से अलग करके अपनी तफ्तीश गैर जानिबदार तरीके से करवाए। कायरा साहब जी फरमाइए। आपको यकम सितंबर के बाद इंफॉर्मेशन आनी शुरू हुई है, वो यकम सितंबर के बाद इंफॉर्मेशन आई है और यकम सितंबर से पहले वो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं थी। और वो आपका जो
और एक बात अगर इजाजत दें छोटी सी मैं कर लूं, जिस तरीके से पीटीआई के देखिए, अब मेरा पता नहीं कौन बोल रहा है, जो चौधरी निसार साहब के खिलाफ, जो चौधरी निसार साहब की अपनी के पास इंफॉर्मेशन थी, तब वो अपनी जगह मुतबर है। पाकिस्तान की हम बार बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस मुल्क की फॉर्मल और इनफॉर्मल दो इकोनॉमीज है। इनफॉर्मल इकोनॉमी को ब्लैक इकोनॉमी भी कहा जा सकता है, और हमारे जैसे मुल्कों में टैक्स एवेजन के लिए ट्रेडर्स हैं, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंपोर्टर्स हैं, वो सारे फेक अकाउंट्स रखते हैं। वो कोई ब्लैक अकाउंट्स नहीं होते, वो कोई ड्रग मनी के अकाउंट्स नहीं होते, लेकिन बहरहाल वो टैक्स एवेडेड मनी जरूर होती है उसमें, उन ट्रांजेक्शन में, क्योंकि अदरवाइज वो अपने टैक्स सारा जाहिर हो जाए तो कई दफा टैक्स मशीनरी उन पर इतना टैक्स आयद कर देती है जो उनके लिए वायबल ही नहीं होता, शायद उनके टोटल ट्रांजेक्शन इतनी नहीं होती। सो हमारा मौकफ यह है कि जो फेक अकाउंट्स जिसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, क्या वो फेक अकाउंट आपने पकड़ लिए सारे मुल्क के अंदर? ऐसा हो गया? आंसर इज नो। आंसर इज दिस सादिया कि एक जीआईटी बनी जिसका मैंडेट था कि वो फेक अकाउंट्स को अप्रूव करेगी। ठीक, जो चार्ट बना है जीआईटी ने जो बनाया है, उस चार्ट को जरा सामने रखें तो आपको बड़ी हैरानगी होगी कि उस चार्ट के सेंटर पोर्शन में सुर्ख रंग का एक डब्बा है जिसमें लिखा है AAZ, बिल्कुल सही, आसिफ अली जरदारी। वो उसमें वो जरदारी ओमनी नेक्सस जिसका बड़ा जिक्र किया गया, वो बाकी सारे दायरे हैं। तो सवाल ये है कि वो जो पूरा जाल बिछाया गया है, एक्चुअली तो फेक अकाउंट वहां होने चाहिए थे। सो उस डब्बे से, उस चार्ट से जो जीआईटी की टोटल जो मेहनत है उसको वो दिखाता है कि वो क्या है। उससे तो उनका नुक्ता नजर वाज़ेह हो जाता है कि फोकस इज आसिफ अली जरदारी, नॉट द फेक अकाउंट्स। तो हमारा गुजारिश यह है कि क्या सारे फेक अकाउंट्स आपने पकड़ लिए, या यही फेक अकाउंट या यही जो बिजनेस अकाउंट थे इन तक आपने काम यही पकड़ने थे? ठीक है मियां साहब, मियां महमूद रशीद साहब की तरफ जाते हैं। मियां साहब, ये जो ओमनी ग्रुप के हवाले से भी बात हो रही है, आज फवाद चौधरी ने सामने फिर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि जी ओमनी ग्रुप के तो असल मालिक हैं ही आसिफ अली जरदारी। ओमनी ग्रुप का भी आज बड़ा तस्करा हुआ। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? जिस तरीके से भी कायरा साहब भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शायद पर्पस ही ये था, जो पीपल्स पार्टी जीआईटी रिपोर्ट्स जब कुछ लीक हुई मीडिया में, उस दिन से मौकफ अपनाए हुए है। देखिए जी, मुझे समझ नहीं आती कायरा साहब जैसे भी माकूल आदमी जो है ना, किस तरह से डिफेंड करते हैं इस बात को कि क्या जरदारी साहब का जीआईटी के उस तफ्तीश के बाद ये ताल्लुक़ साबित नहीं हो गया ओमनी ग्रुप से। और दर्जनों नहीं 20 अकाउंट हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिनका जो है ना खुरा जरदारी साहब तक पहुंच रहा है। 42 अरब और 38 करोड़ रुपए के एक अकाउंट्स हैं। हर दूसरे चौथे दिन 2 अरब 3 अरब 1 अरब 4 अरब के अकाउंट्स जो है ना वो जाहिर हो रहे हैं। और जब इन्वेस्टिगेट होता है तो ओमनी ग्रुप तक और ओमनी ग्रुप से जरदारी साहब तक और जरदारी हाउस तक वो बात जा पहुंचती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी अगर हम ये कहते रहेंगे नहीं जी वो तो टारगेट कर रही है हुकूमत, भाई मेरे भैया हमने जरदारी साहब के ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनाया, हमें पीपल्स पार्टी से कोई किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। ये 2014-15 से अगर FIA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी जिसका जिक्र चौधरी निसार ने किया, दबी दबी जुबान में किया और उसके बाद उन फाइलों को दबा दिया गया। ये बड़े लोगों की डील थी, मियाँ बरादरान और जरदारी साहब की डील थी। और मैं ये समझता हूँ कोई एक की डील, कोई एक मेगा करप्शन का केस पिछले 10 सालों में, 5 साल कायरा साहब की हुकूमत रही, 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, 10 सालों में खरबों डकार गए ये लोग, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस मुल्क को कंगाल कर गए। यहाँ लूटमार मची रही, किसी एक को ना ट्रायल किया गया ना सजा हुई। अब अगर हम हुकूमत में आके हम कहते हैं कि जो केसेस बने हुए हैं उनका फेयर ट्रायल हो, उसमें मुकमका हम नहीं होने देंगे, हम अदारों को प्रेशराइज नहीं होने देंगे, अदारे फ्रीली आज भी आप लोगों ने कहा कि जी हम खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ इतना किया है कि इदारों को आजादी दे दी है। मियां साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। सादिया मुझे 1 मिनट आप दे दें। सादिया मैं ये कह रहा हूँ मौलाना फजलुर रहमान भी भागे भागे फिर रहे हैं, उनके चेहरे के ऊपर जो है वो परेशानी और हवाइयां उड़ी हुई हैं मौलाना फजलुर रहमान के चेहरे पे भी। और बरमला वो कभी जरदारी साहब के पास जाते हैं, कभी नून लीग के पास जाते हैं
और उनके दिल की बात उनकी जुबान पे आ गई कि उस वक्त इकट्ठे होंगे जब सारे अंदर चले जाएंगे। अगर ये उनकी सोच है और जो कुछ उन्होंने भी पिछले कई दहाइयों से लूटमार की हुई है, खुद मौलाना फजलुर रहमान ने शिकंजा उनके गिर्द भी घेरा तंग होता जा रहा है, अब ये सारी अपोजिशन चीखो पुकार कर रही है। मेरा सवाल ये है कि इसमें हमने किसके ऊपर मुकदमा बनाया है, हमने कौन सी जेआईटी मुकर्रर किया है, हमने किसको जेल में भेजा है? मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है। कायरा साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें, देन आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ओमनी ग्रुप का जरदारी साहब के साथ ताल्लुक, दोस्ती अपनी जगह मौजूद है। ओमनी ग्रुप जरदारी साहब के साथ ताल्लुक से पहले से, वो कई दहाइयों से, मैं उनका कोई वकील नहीं हूँ, वो कई दहाइयों से सिंध के अंदर एक बड़े कारोबारी ग्रुप है। ये कहना कि जी वो कुछ थे ही नहीं, अचानक कहीं बन गए, फर्जी कंपनी आ गई, ये हकायक को डिस्टॉर्ट। सर लेकिन इसका सबब जो है ना, ये जो आप बात करें, इसका सबब जरदारी साहब के खुद के दिए गए इंटरव्यूज हैं, जिसमें एक जगह उन्होंने डिनाई किया नहीं जानते, फिर दूसरी जगह पे उन्होंने कहा कारोबार है, तीसरी जगह उन्होंने कहा मेरे दोस्त हैं। सो उनके अपने कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से मीडिया में मेरी गल सुने, इस जेआईटी के ऊपर अभी तक जो उनका वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन या इतराज बाय इतराज जवाब आना है, उनको जवाब देने दें। इंशाल्लाह ताला उनके पास, सोमनी वालों के पास, हमारे साइड वालों के पास, सबके पास। लेकिन लोगों को ना इस चीज से भी बड़ी तशवीश होती है कि आज मामला नैब को भेज दिया सर, टाइमलाइन के साथ, 2 महीने के साथ। नैब के सरबरा चेयरमैन नैब वो हैं जिनके बारे में जरदारी साहब कहते थे चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है। मेरी गुजारिश सुने, वो चले, वो गुस्से में की बातें होती है, पर मेरा सवाल सिंपल ये है, जो चीजें हमारा इस वक्त डिफेंस हम आपके सामने नहीं रख रहे, हम मियां नवाज शरीफ साहब का डिफेंस जो मीडिया में डिबेट हुआ और उनकी साइड में मियां साहब ने, उनके बच्चों ने अपना डिफेंस मीडिया में ओपन कर दिया और उसके बाद वो इतना थ्रैश हो गया कि उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रही और अदालत के अंदर जाने के बाद उसके ऊपर इतना प्रेशर डेवलप हो गया, उतना खदाड़ा गया। इंशाल्लाह ताला हम अपना पूरा जवाब देंगे, पूरा जवाब। ठीक है, मैं आखिरी बात सादी अपने बारे में सिर्फ इतनी कहूँ कि मैं इल्जामात को डिफेंड कर रहा हूँ, करप्शन को नहीं। जिस दिन करप्शन साबित हुई उस दिन बात कीजिएगा, उस दिन बात कीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बैरिस्टर साहब, जो पहले हम बात कर रहे थे और बिलावल साहब के हवाले से ब्रेक में मैंने फिर से चेक किया है कि रिपोर्ट यही हुआ है कि जेआईटी के अंदर बिलावल साहब का जहां जहां नाम है वो निकाल दिया जाए। चलें, आपकी बात को भी दुरुस्त अगर तस्लीम कर लेते हैं, यकीनी तौर पे वो सामने आएगा कि क्या आज की प्रोसीडिंग्स हैं, वो पता चल जाएगा तफसीलन। लेकिन अगर चीफ जस्टिस साहब ये करार देते हैं या ये कह देते हैं बिलावल साहब के लिए कि वो मासूम हैं या वो बच्चे हैं, ऑलरेडी क्योंकि डिक्लेयर कर दिया कि मासूम है, बच्चे हैं, इनोसेंट डिक्लेयर कर चुके हैं, तो यही मामला अगर जीआईटी के उसके नैब के अंदर जाता है, जो कि भेज दिया गया है, 2 महीने के अंदर नैब ये तहकीकात करके अखज़ करता है कि जी शायद वो इतने मासूम है नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर तो वो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स को अपने डिफेंस के लिए फिर पीपल्स पार्टी इस्तेमाल करेगी। व्हाट इफ नैब सेज कि नहीं जी वो इतने इनोसेंट नहीं है, कोई मामला निकल आता है जिसकी तरफ मियां महमूद रशीद साहब इशारा कर रहे हैं। उन्होंने एक जेआईटी रिपोर्ट बनवाई है जो कि नैब के पास जाएगी, नैब के बाद ट्रायल कोर्ट्स मौजूद हैं। ये मेरा नहीं ख्याल चीफ जस्टिस साहब उस ज़मन में बात करेंगे कि वो इस रिपोर्ट में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मेरा ज़ाती जो अपना राय है इसके बारे में ये है। दूसरा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर बात हो रही थी इन फेक अकाउंट्स की तफ्तीश की, CTRs, STRs। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और CTR कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, आप मैं एक आम शहरी अगर हमारे बैंक अकाउंट में 25 लाख से ऊपर या कोई इससे ज़्यादा की रकम आ जाए या चली जाए तो फ़ौरन एक STR जनरेट होती है जो कि DG फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तक बात जाती है और मुझे और आपको अगले दिन FIA बुला भी लेती है और हमें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। लेकिन इन अकाउंट्स में 29 गालिबन अकाउंट्स में 100 के हिसाब से और पता नहीं कितने 100 फेक अकाउंट्स ये STRs जनरेट हुई, CTRs जनरेट हुई।
लेकिन किसी ने नहीं पूछा, विच इज वाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैड टू टेक दिस सो मोटो, और इवेंचुअली उस पर JIT बनी, और JIT ने ये आकर बताया कि जनाब ये कुछ भी यहां पर होता रहा है, जो इतना मासूमियत का एक लिबादा उड़ा जा रहा है बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, ये चीजें सामने भी तभी आती हैं जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी तफ्तीशी इदारा इसको आगे लेके आता है। यही इशू है ना कि इंसाफ इज अ वेरी रिलेटिव टर्म, जिसके खिलाफ फैसला आएगा वो कहेगा बड़ी ज्यादती हुई है। राना साहब ये फरमाइएगा कि ये ज़रा इस मामले पे भी थोड़ी बात करना चाहूँगी, PSC की चेयरमैनशिप वाला मामला, उस पर शेख रशीद साहब जो प्रिडिक्शन उनकी ये आई थी कि मार्च में झाड़ू फेरने वाला है, ऑपोजिशन के बड़े लोग अंदर जाएंगे। आज कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिला है, लेकिन यकीनी तौर पे 2 महीने के अंदर नैब की तहकीकात के बाद सामने पता चलेगा क्या है। नैब से आप लोग भी खुश नहीं हैं। आज मरियम औरंगजेब ने नून अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नाम रखने को कहा है नैब को। PSC चेयरमैनशिप वाला मामला सर किधर जा रहा है? शेख रशीद साहब तो खुद इसके खिलाफ जो हैं वो कह रहे हैं कि इस मामले पे मैं इमरान खान साहब के साथ नहीं हूं और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सादिया, शेख रशीद एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में मैं बात करना पसंद नहीं करता। उसकी किसी बात के अंदर कोई ना वजन होता है ना, और मेरे पास उनके लिए कोई अच्छे अल्फाज भी नहीं है, माजरत के साथ। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बात मैं कर रहा था, जो फेक अकाउंट्स वाली बात थी, इसमें 2 किस्म के अकाउंट हैं, एक डोमेस्टिक है और एक वो अकाउंट है जिनसे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। इन 2 के अंदर तफरीक करना बड़ा जरूरी है, और ये चीजें जो हैं पिछले 1-1.5 साल से शुरू हुई हैं, जब से हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इफेक्टिव हुए हैं। अगर महमूद रशीद साहब के मुताबिक FIA जो उस वक्त हमारे नीचे थी, उसने कुछ रोका हुआ था, दबाया हुआ था, तो आज वो FIA इमरान खान के नीचे है। वो बोले, बताएं किसने कहा था, क्या दबाया था, और किस जगह पे फाइलें दबी हुई थी। पहले हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के टूल्स नहीं थे, और वो टूल्स आपके पास आएंगे 2017 में, और उसके बाद ये चीजें जो है स्पीड अप हुई हैं। तो ये जहां तक असल बात तो ये है। और दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं इसको सपोर्ट करता हूं, अकारा साहब ने भी ये बात की कि हम लोग किसी एहतसाब के बारे में खिलाफ नहीं है, नैब के, हम किसी नैब की जो सर, लेकिन आप जो टूल्स कह रहे हैं माजरत के साथ, इसमें भी अभी जब ये JIT के हवाले से ये बात हो रही थी तो FIA के DG जब सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्होंने फिर ये बात की वहां पर भी जाके कि जी हमारे पास तो एक्सपर्टीज ही नहीं है इस हवाले से कि हम क्या कर सकें। और दूसरा फिर उनका जो बड़ा मुद्दा था वो ये था कि जी हमें सिक्योरिटी के बड़े इशूज हैं, क्योंकि ये बड़े पावरफुल लोग हैं कि जिनके साथ हम मत्था लगाने जा रहे हैं। ये सारी चीजें उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट को जाके बताई। एक जगह तो उन्होंने अपनी कमजोरी को कबूल कर लिया, तो ये कमजोरी जो है उनके पास वो ऐसे ट्रेंड लोग ही नहीं है, तो फिर डिले तो होगी ना, फिर तो डिले फैसले पे तो आ ही नहीं सकेंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने, तो ये चीजें जो हैं, इसको ये ब्लेम कर देना कि उस गवर्नमेंट में नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जो कुछ हम कर सकते थे, और फिर ये इंतजारा भी था, आप इसमें मुदाखलत भी नहीं कर सकते थे। आज भी तो PTI कहती है ना जी कि नैब इंडिपेंडेंट है, हम मुदाखलत नहीं कर सकते थे। सर उसी तरह फिर हुकूमत भी कहती है कि नैब भी इंडिपेंडेंट इदारा है, वो भी नहीं आप मानते, आप कहते हैं नहीं नैब और इमरान खान का नेक्सस है। मियां साहब लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगी सर। देखिए सादिया, मैं ये बात कहनी चाह रहा हूँ कि जो मैंने पहले भी कही कि अब ये तमाम वो मुकदमात जो पिछले दौरे हुकूमत में या अदवारे हुकूमत में वो बने, अब उसके ऊपर तफ्तीश हो रही है, मामलात आगे बढ़ रहे हैं। नैब के ऊपर ये सारे पिल पड़े हैं कि नैब ने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई आप दोनों माह मौजूद थे। अकाउंटेबिलिटी बिल एक वाहिद वो बदकिस्मत बिल है कि 10 सालों के दौरान इन दोनों बड़ी पार्टियों ने बेशुमार लेजिस्लेशन की, लेकिन उस बिल को उन्होंने पास नहीं किया, और उसके ऊपर ये आपस में खेल खेलते रहे, मीटिंग कमेटी होती रही, लेकिन उसमें कोई बेहतरी ये लेकर नहीं आए। अब भी अगर इन्हें एतराज़ है अपोजिशन की तमाम पार्टियों को, नैब के अंदर कोई बेहतरी आनी चाहिए, तो हम वेलकम करेंगे। आए ये तजावीज़ दें। हम ये समझते हैं कि इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि कोई खाक कितना ही बाअसर क्यों ना हो, अगर उसने कौमी दौलत को लूटा है तो उसके लिए किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी किस्म की कोई माफी नहीं होनी चाहिए। आई हैव टू वाइंड अप हियर। और ठीक है, अच्छा, बट राना साहब वो आप एग्री तो करते हैं, सब कहते हैं कि जी एहतसाब का अमल हो, हर कोई ये कहता है, कायरा साहब भी बात करते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी से पूछेंगे वो यही कहेगा, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे पे फिर हाथ पड़ता है, जिसका केस चलता है, जिसका मुकदमा आता है, इमरान खान की तरह भगौड़े तो नहीं है, वहां पे एक रोना जो है वो रोया जाता है।
ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। मैं मियाँ साहब से जवाब ज़रूर लेती इस बात का। वन लाइनर अगर कहना चाह रहे हैं तो कह दें, देन आई हैव टू वाइंड अप। मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया। मियाँ साहब वो कह रहे हैं हम भगौड़े नहीं है खान साहब की तरह। नहीं, मैंने तो उसकी आवाज़ ही नहीं सुन। नहीं, कोई भगौड़ा नहीं है। खान साहब कहाँ भागे हैं? खान साहब जुर्रत के साथ मैदान में हैं और चमुक की लड़ाई लड़ रहे हैं। करप्ट टोलों से निजात मकसद है। इन लुटेरों से कौम की जान छुड़ाएंगे इलेक्शन कमीशन के अंदर, और रोज कहते हैं बड़े ईमानदार हैं। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप किया है कि ये दयानतदार है, ये ऑनेस्ट है, इनको सब कुछ पता होता है, इदारे अगर काम कर रहे होते हैं तो ये अल्फाज ना इस्तेमाल कर रहे होते। ऑन द अदर हैंड हुकूमत का मौकफ ये है कि जी हर चीज़ जब सामने ब्लैक एंड वाइट है, पता है कि किसने क्या किया है, तो फिर ये अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल क्यों ना किए जाएं। बहरहाल आई हैव टू वाइंड अप हियर। मियां महमूद रशीद साहब, राना अफजल साहब, कमर जमान कायरा साहब एंड बैरिस्टर अहमद पंसोटा, चारों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।